नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है। आपको बताते चले कि मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि ऊपरी पहाड़ियों से लगातार गिर रहे बोल्डर ने पूरे तरीके से मार्ग को बाधित कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर तैनात है। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जंगलों के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को मुनकटिया से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तमाम जवान तैनात हैं और जहां पर एक बार फिर से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। तो आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों को वहां से रेस्क्यू करने का अभियान भी पूरे तरीके से जारी है, जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो है वो मौजूद हैं। आपको बताते चले कि यात्रियों को जंगल के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से यह रास्ता बाधित हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में राजस्व और सिंचाई विभाग की गतिमान योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बताते चले कि बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई और साथ साथ राजस्व सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने बांध परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल प्रबंधन, पुनर्वास के साथ साथ राजस्व व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की और साथ ही साथ जनता को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने की बात को भी दोहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय मोहन सिंह रावत की धर्मपत्नी मुन्नी रावत के घर देहरादून का प्रशासन पहुंचा और जहां पर पेंशन से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक टीम ने मौके पर जाकर सभी जरूरी दस्तावेज संकलित किए हैं। तो आपको बताते चले कि एडीएम अजय भारत के नेतृत्व में जो है टीम ने मुन्नी रावत से मुलाकात की। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि समस्याओं को विस्तार से जाना गया। बताते चले कि सीएम धामी के निर्देश पर लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है और जल्द से जल्द पेंशन संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा। उत्तराखंड में आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और जिसकी तैयारी में शासन के साथ साथ प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि वर्तमान समय में कांवड़ यात्रा पर आने वाले कांवड़ियों के लिए पेयजल, शौचालय, कांवड़ पटरी को दुरुस्त करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ मेले को लेकर इंटर स्टेट बैठक भी शुरू हो गई है, जहां सीसीआर भवन में इंटर स्टेट बैठक का आगाज हुआ, जिसमें उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अधिकारी भी शामिल रहे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विकास चौहान जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर पूरे तरीके से शासन और प्रशासन अलर्ट है और आज बैठक भी हुई, क्या कुछ बैठक में खास रहा? विकास, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बताते चले कि हरिद्वार में आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा का मेला शुरू होने वाला है और जिसको लेकर प्रशासन के साथ साथ पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर बैठकों का दौर भी जारी हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ मेले को लेकर आज इंटर स्टेट बैठक शुरू हुई, जिसमें तमाम राज्यों के तमाम अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं आपको बताते चले कि सीसीआर भवन में इस बैठक को किया गया, जहां पर तमाम राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कि आपको बताते चले कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के अधिकारी भी मौजूद रहे और जिसमें किस तरीके से आगामी दिनों में इस यात्रा को सुचारू रूप से किया जाए और क्या क्या व्यवस्था जो है उनको पूरे तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इस पर बैठक में विचार विमर्श हुआ। तो वहीं आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट बैठक हुई है
और जिसमें तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे और जिसमें कि किस तरीके से किस प्रक्रिया के अंतर्गत यात्रा को सुचारू रूप से सुविधाजनक बनाना है, इसको लेकर मंथन किया गया। तो आगामी दिनों में जिसमें कि 11 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ मेले का आगाज होगा और जिसमें पूरे तरीके से प्रशासन अब अपने कमर को कस चुका है, जहां पर आपको बताते चले कि बैठकों का दौर भी जारी हो गया है, जिसमें यात्रियों को पूरे तरीके से सुविधाजनक सुविधाएं देने के लिए बैठक में मंथन किया गया, जिसमें कि पेयजल से लेकर शौचालय और आवास की भी जो सभी मानक है उन पर विचार विमर्श किया गया। यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से अभी से ही तैयार है। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से आज इंटर स्टेट बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, कांवड़ मेले 2025 के लिए आज उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके बीच आज बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता आज हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने की। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया है कि जिस तरह से कांवड़ मेले को संपन्न और सुरक्षित कराने के लिए इस बैठक को किया गया, ताकि जिस तरह से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी है उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही साथ रूट, जिस तरह से भीड़ का डाइवर्जन करना है, जिस तरह से कांवड़ आती है उसके बाद जाम की व्यवस्था, जाम होता है उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। तो कांवड़िए यहाँ पर आएंगे, उनको किन स्थानों पर यहाँ पर होल्ड किया जाएगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। ये सभी चर्चाओं के साथ साथ कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था की जानी है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे जिस तरह से दुकानें या भंडारे लगते हैं वो कहाँ पर लगने हैं, उनकी व्यवस्था किस तरह से रहेगी, इन सभी विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है, क्योंकि 5 राज्यों के अधिकारी इसमें चाहे वो यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे वीसी के माध्यम से भी यहाँ जुड़े रहे, तो कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण आज ये बैठक हुई, जहाँ पर आज चर्चा होती। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि आज अहम बैठक हुई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मौजूद रहे और आपको बताते चले कि आगामी कांवड़ मेले को लेकर पूरे तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसमें कि आपको बता दें कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों व केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आए 50 छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल ने आज छात्र संसद इंडिया के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपक सेठ से सरदार पटेल भवन में भेंट की। और वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर एक ओपन हाउस संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें कानून प्रवर्तन और सामुदायिक पुलिसिंग के साथ साथ माध्यम से जन संरक्षक को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि युवाओं से संवाद का उद्देश्य पुलिस प्रशासन तंत्र की कार्य प्रणाली के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियों को उनसे रूबरू होना था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज शुक्रवार को हुई। आपको बताते चले कि आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव में लगी रोक हटा दी है। तो वहीं चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा गया है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि सरकार को याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष भी रख सकता है। आज हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। कोर्ट को बताया गया है कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है। एक याची ने कोर्ट को बताया कि देहरादून में डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63% सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। तो आपको बताते चले कि आज न्यायालय में सुनवाई हुई
और जिसमें कि कोर्ट की ओर से अब रोक को हटा दिया गया है। बनेगा उस दौरान जो अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीजें। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज चिंता ये बन रही है कि अगर बाद में क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे। तो आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से पंचायत चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और जहां सरकार को बड़ी राहत मिली है, जिसमें कि आपको बताते चले कि कोर्ट की ओर से चुनाव को कराए जाने पर जिस तरीके से रोक लगाई गई थी, उस रोक को फिलहाल हटा दिया गया है। हालांकि अभी आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव कब होंगे, किस प्रक्रिया के अनुसार होंगे, इस पर अभी पूरे तरीके से साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि आपको बता दें कि जैसे जैसे हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है और जिसको लेकर आज सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव उत्तराखंड में के बीच रहे हैं, सवालों के बीच रहे हैं, तो इसी बीच आपको बता दें कि आज इस पे सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि आरक्षण पर आज याचिकाकर्ताओं की ओर से साफ तौर पर अपना पक्ष रखा गया और जिसमें तमाम दलीलें भी हुई और जिसको लेकर आज हाईकोर्ट की ओर से चुनाव को कराए जाने को लेकर अनुमति दे दी गई है और जिसमें अब सरकार की ओर से इस चुनाव को कराने की अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया किस तरीके की होगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय के अंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज सरकार को न्यायालय की ओर से बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से जो पंचायत चुनाव पर जो रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटाने का काम हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। लेकिन सरकार की चिंता अभी भी आरक्षण को लेकर है, क्योंकि आरक्षण का जो रोस्टर जारी किया गया था उस पर हाईकोर्ट की तरफ से 3 सप्ताह के भीतर सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर ये कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपनी मांग को वहाँ पर रखा था, उस पर अभी भी पंचायती राज विभाग के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। इसीलिए सरकार से इस पर पूरे विषय पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। उसके बाद आरक्षण की जो स्थिति होगी उस पर हाईकोर्ट की तरफ से अपना रुख यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव पर जो रोक हटाने का काम हाईकोर्ट की तरफ से किया गया, उस रोक हटने के बाद से कह सकते हैं चाहे बीजेपी हो या राज्य सरकार हो या राज्य प्रशासन हो, सभी लोगों ने एक राहत के साथ यहाँ पर ली है और एक उम्मीद यहाँ पर फिर जग चुकी है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की जो तिथियां होंगी वो नए सिरे से घोषित यहाँ पर की जाएंगे, जल्द ही पंचायत चुनाव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उत्तराखंड में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर कई लोग नाराज यहाँ पर दिख रहे थे, ऐसे में अभी भी कुछ लोग अभी भी इस हाईकोर्ट के इस निर्णय से असंतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इस विषय पर पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से
बड़ी राहत यहाँ पर ली गई है। और एक तरीके से कहें तो हाईकोर्ट की इस रोक को हटाने के बाद से ये कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर मिले थे, पंचायत राज विभाग की तरफ से जो चुनाव के संबंधी प्रक्रिया यहाँ पर जारी करी गई थी, जो चीजें यहाँ बनाई गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगाने का काम यहाँ पर किया है और हाईकोर्ट उन सभी चीजों से संतुष्ट होता हुआ नजर आया है। अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव कराने को लेकर अगली तिथियों का ऐलान करने के लिए कब कुछ कहा जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग नई तिथियों का ऐलान कब यहाँ पर कर पाता है। जी बिल्कुल अभय, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो तिथियां पहले निर्धारित की गई थी चुनाव को लेकर उन्हीं को आगे लेकर जाया जाए या फिर नई तिथियों का ऐलान जो है दोबारा से किया जाएगा? अभय, हाईकोर्ट की तरफ से जो आज का जो निर्णय यहाँ पर हुआ उसमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो चुनाव की जिन तिथियों को घोषित करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया था, उन्हीं तिथियों को 3 दिन और आगे बढ़ाने का यानी 3 दिन और एक्सटेंशन करने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी जो चुनावी प्रक्रिया पूर्व में घोषित की गई थी उसमें 3 दिनों का अब अतिरिक्त समय और यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है। लेकिन ये अब ये कह सकते हैं कि पंचायत राज विभाग के ऊपर निर्भर करेगा, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या कुछ इन तिथियों को लेकर अपना निर्णय यहाँ पर लेते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के इस निर्णय से सरकार और पंचायत राज विभाग दोनों ने बड़ी राहत यहाँ पर ली है और जल्द ही उम्मीद अब ये कही जा सकती है कि पंचायत चुनाव फिर से वापस इस जुलाई माह में होते हुए नजर आएंगे और सभी चीजें यानी जो छोटी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने का जो लोग सपना यहाँ पर देख रहे थे, जो पंचायत चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर कर रहे थे, उन लोगों के ये कह सकते हैं जो इच्छा है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक की और जिसमें कई अहम निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग के साथ साथ सेवा योजना विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे और जिस पर जिला अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और साथ ही साथ जब तक ये विभाग अनुपस्थित का ठोस कारण नहीं बताते हैं तब तक इनका योजना मद का बजट जारी नहीं किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि वे अपने अपने विभागों से कम एक नई और सार्थक योजना प्रसारित करें ताकि जिले में विकास कार्यों को मजबूती मिल सके। हम लोगों ने जिला योजना की एक डिटेल्ड बैठक भी करी जिसमें कि 4 विभाग हमारे जो यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके स्पष्टीकरण भी तलब किया और ये भी कहा है कि जब तक ये अपना इसका औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक इनके पैसे को रिलीज नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो बाकी विभाग है उनकी भी डिटेल समीक्षा की गई जिसमें उनको बताया गया है कि जो हमारे ज़िला पे जो टॉपअप अमाउंट की तरह से ये योजना है, जो हमारे ज़िला की अपनी एक लोकल ज़रूरत है उसके अनुसार से इन योजनाओं को बनाया जाए। इसमें नवाचारी जो हमारी पहल है उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए और ऐसी योजनाओं को रखा जाए जो कि इसी वर्ष कंप्लीट भी हो सके। 31 मार्च के पहले हमारा उसको ग्राउंड पे उसका धरातल पर वो उतरना भी सुनिश्चित हो सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारी जैसे स्कूलों की सर्विसेज हैं इन सबको और पर्यटन, स्पेशली पर्यटन को भी काफ़ी परिव्यय यहाँ पे स्वीकृत किया गया है लगभग 6 करोड़ का। तो उसमें ऐसी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं और लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो जाता है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बताते चले कि इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं। 30 जून को प्रदेश के 5 जनपदों में मॉक ड्रिल होगी और जिसकी जानकारी आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए इसको लेकर सभी अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे कई स्थान हैं जो कि पहले से ही चिन्हित कर लिए गए हैं और उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध कराकर सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे और सभी संबंधित लोगों को भी मशीन के संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी।
बाढ़ पे मॉकड्रिल कर रहे हैं 30 जून को। उसके लिए तैयारियां पूरी हमारी कर ली गई हैं। जनपदों को अलर्ट किया गया है और 30 तारीख को हम मॉकड्रिल करेंगे 5 जनपदों में उत्तराखंड के, और वहाँ तैयारियों को परखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस मॉकड्रिल के माध्यम से हम बाढ़ की विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें क्या गैप्स हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और जनपदों से भी कहा गया है कि अगर किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, जनपदों के पास पैसा है और उससे खरीद लें, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो बिना किसी नुकसान के, कम से कम नुकसान पे हम राहत बचाव कार्य अच्छे तरीके से कर सकें। प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा गतिमान है और इसी बीच मौसम के साथ साथ चारधाम रूटों को भी लैंडस्लाइड की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार के केवल दावे होते हैं, लेकिन 1.25 महीने में 5 हेली हादसे हुए हैं और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मुश्किल से चारधाम यात्रा के 2 महीने हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल चट्टी में, यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में और साथ ही साथ जोशीमठ में, बद्रीनाथ रूट में अनेक जगह लैंडस्लाइड हुई और पत्थर चट्टान गिरने से लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सरकार इस मामले में उदासीन है और यात्रियों की सुरक्षा मामले को भी लगातार जो है वो चूक कर रही है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौसम विभाग अलर्ट रहा है तो यात्रा जो है वो स्थगित करने की गई, लेकिन यात्रियों की संख्या कैसे बढ़कर दिखाए ये भी सरकार जानती है। सरकार के दावे होते हैं केवल। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि चारधाम यात्रा के बारे में हम कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को यात्रियों के पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। पुख्ता इंतजाम ऐसे रहे कि 1.25 महीने में 5 हेली दुर्घटनाएं हो गई, 13 लोगों की जान उसमें चली गई। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान पूरी यात्रा में जा चुकी है, जबकि अभी 2 महीने बड़ी मुश्किल से यात्रा के पूरे हुए। इस प्रकार से अगर यात्रा में कहीं जंगल चट्टी में, भैरव मंदिर के पास, यमुनोत्री में, बद्रीनाथ जी के रूट में, जोशीमठ में अनेक जगह भूस्खलन के कारण, पत्थर चट्टान गिरने के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत उदासीन है और यात्रियों की सुरक्षा के मामले में बड़ी चूक सरकार कर रही है। अरे भैया, अगर बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि की भविष्यवाणी है, मौसम अगर बता रहा है मौसम विभाग कि भारी बारिश है, तो यात्रा को थोड़े दिन स्थगित करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार कैसे बढ़ा के दिखाएं। यात्रा एक भी दिन नहीं रुकी, निर्विघ्न रूप से हुई। निर्विघ्न क्या होता है? तो ईश्वर की यात्रा है, ईश्वर के दर्शन करने लोग जा रहे हैं। अगर उनकी जान ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो कैसे यात्रा होगी? मैं समझता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, चाहे वहां पर एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर के तमाम व्यवस्थाएं हों, सारी व्यवस्थाएं सरकार की करने की जिम्मेदारी है, वो सरकार को करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।